एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो रुद्रम-1 मिसाइल की तरफ से आ रही है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको आज डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट फायर किया गया और SU-30 MKI के द्वारा इसका टेस्ट फायर किया गया व्हीलर आइलैंड पे, या आप कह सकते हैं उड़ीसा के तट पे। खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह ऐसे मिसाइल है जिसके द्वारा रेडिएशन निकालने वाले किसी भी टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। रेडिएशन निकालने वाला टारगेट कौन सा होता है? ऐसा कोई भी टारगेट जो कि रडार का इस्तेमाल करता है और रडार के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको आसानी से इसे निशाना बनाया जा सकता है। आप फर्ज करिए कि एक एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है चाइना का और उसमें रडार का इस्तेमाल हो रहा है। उसके रडार को ही यदि उड़ा दिया जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं रह जाता है। तो अब आप इसकी उपयोगिता समझ रहे होंगे। इसका जो ट्रायल किया गया उसमें इसकी जो स्पीड है, इसको SU-30 MKI में इंटीग्रेट करके ही किया गया था और इसकी जो स्पीड थी वो 2 मैक तक की थी। इसकी जो मारक क्षमता थी उसके बारे में नहीं बताया गया है, पर यह माना जा रहा है कि लगभग 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इससे प्राप्त की जा सकती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल, या आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको 2012 से ही भारत डेवलप कर रहा था, उसका ये ट्रायल है और इसको अब नाम भी दे दिया गया है, रुद्रम-1 नाम दे दिया गया है। इस ट्रायल से ये साफ साफ झलकता है कि हम चीन के खिलाफ तैयारी अपनी फुल रखे हुए हैं। हालांकि इसका इंटीग्रेशन पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, पर अभी ऐसे सिनारियों में इसका ट्रायल निकल कर सामने आ रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि इसको हमारे एयरक्राफ्टों में भी डिप्लॉय किया जाएगा चीन के विरुद्ध। आप जानते हैं कि निर्भय मिसाइल का ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर भी चीन के खिलाफ इसको लगा दिया गया LAC पे। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि आसानी से आने वाले दिनों में चीन के खिलाफ डिप्लॉय किया जा सकता है। वहीं बात करें कि हमारे पास इस प्रकार की मिसाइल ऑलरेडी है या नहीं, तो KH-31 जिसका ऑर्डर हमने 2019 में दिया हुआ है रशिया को और ये हमें मिसाइलें डिलीवर भी हो चुकी हैं, तो उसका इस्तेमाल अभी हम लोग करते हैं, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह काम करती है। तो ये जो मिसाइल का ट्रायल किया गया, रुद्रम-1 मिसाइल का ट्रायल किया गया, वो इंडिजिनसली डेवलप की हुई मिसाइल है, इसलिए ये बहुत ही गर्व की बात है। वही बात करते हैं भारत चीन रिश्तों की। कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे कहा है कि 10 अक्टूबर 2020 को जो ताइवान का इंडिपेंडेंस डे है या ताइवान के बनने का दिन है, उसको मनाया जाए और सोशल मीडिया पे हम ये मैसेज शेयर करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल शेयर करिए। आपने कमेंट करके मुझे बताया, ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, पर आपके इनिशिएटिव से मुझे लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों को, इन सब वॉरफेयर को कितना सीरियसली ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। चीन के खिलाफ हमें ही एकजुट होना पड़ेगा अगर सोशल मीडिया वॉरफेयर की बात की जाए, क्योंकि भारत सरकार इस प्रकार के कोई भी कैंपेन में भाग नहीं लेती है। हमें लेना पड़ेगा, अपने देश के लिए हमें लेना पड़ेगा। और जब हम मौजूद हैं तो भारत सरकार की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार के विंग बनाकर उस पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? जब हम मौजूद हैं तो हम आसानी से इसको फ्री में कर सकते हैं और अपने देश के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब जो ये ताइवान को लेकर जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, कई मीडिया हाउसेस के द्वारा इसका प्रचार भी किया जा रहा है कि ताइवान का जो इंडिपेंडेंस डे है या ताइवान के बनने का दिन है उसको मनाया जाए, या उनके बारे में एडवर्टोरियल, यानी कि ऐसा एडिटोरियल जो कि एडवर्टाइजमेंट है, वो पब्लिश किया गया था। इससे पहले जब चीन के बनने का दिन का जो एडिटोरियल या एडवर्टोरियल निकल कर सामने आया था वो द हिंदू में निकल कर आया था। इसके बाद जो ताइवान के बनने का दिन निकल कर आया, उसका एडिटोरियल निकल कर आया, वो इंडियन एक्सप्रेस में निकल कर सामने आया। इससे चीन काफी नाखुश है और पिनक चुका है। भारत में जो चीन का दूतावास है उसने भारत से ये कहा है कि इस प्रकार के ताइवान को सपोर्ट करने वाले जो एडवर्टोरियल हैं या एडिटोरियल हैं उसको मीडिया के द्वारा सेलिब्रेट न किया जाए। ताइवान के इंडिपेंडेंस डे या ताइवान के बनने के दिन को सेलिब्रेट न किया जाए। इस पर भारत ने चीन को जवाब दिया है कि भारत की जो मीडिया है वो फ्री मीडिया है, फ्री मीडिया हो
ना हो वो अलग एक बहस का मुद्दा है। पर भारत ने जो जवाब दिया है कि फ्री मीडिया है और किसी को भी हम रोक नहीं सकते हैं कि आप ताइवान का दिन मनाएं या ना मनाएं। मीडिया को जो छापना है वो छापती रहेगी और चीन के बोलने का हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो साफ साफ ये क्लियर होता है कि भारत उस पक्ष में है जो पक्ष ताइवान के साथ है और होना भी चाहिए। चीन को मजा चखाने के लिए ऐसा हमें करना भी चाहिए। वही भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएसी पे, हमें पता है कि विंटर डिप्लॉयमेंट दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। भारत और चीन के द्वारा कई ट्रूप्स को विंटर डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है और ऐसे सिनारियों में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। पर अभी भी लद्दाख पर ऐसी हिल्स हैं, ऐसे चोटियां हैं जिस पर चढ़ना मुश्किल है या वहां पर बने रहना मुश्किल है। वहां पे बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है या बर्फ पड़ने की वजह से वहां पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या आप कह सकते हैं कि वहां नहीं रहा जा सकता। ऐसे इलाकों पर नजर रखने के लिए हेलीकाइट्स की व्यवस्था की जा रही है, या आप एरोस्टेट्स भी इनको कह सकते हैं। ये ऐसे बड़े गुब्बारे होते हैं जो कि हवा में काफी ऊंचाई तक लगाए जा सकते हैं और ये एक जगह स्थिर रहते हैं और इनके माध्यम से सर्वेलांस किया जाएगा। आपने कई एडवर्टाइजमेंट में इस प्रकार के गुब्बारे देख रखे होंगे। तो इसी का इस्तेमाल भारतीय आर्मी कह रही है कि अब वो करने वाली है, पर उसका स्टैंडर्ड भारत की कंपनियों से उसको खरीदा तो जाएगा, किसी भी कंपनी से उसको खरीदा जा सकता है, पर उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें जो भारतीय आर्मी के जो इक्विपमेंट लगने हैं, सर्विलांस इक्विपमेंट लगने हैं, वो आसानी से लगाए जा सके और तब जाके ये उसको हवा में ले जाकर स्थिर रख सके। इस प्रकार के सिस्टम या आप इस तरह के हेलीकाइट्स की भारतीय आर्मी को आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास इस प्रकार के हेलीकाइट्स नहीं है या ऐसी कंपनी नहीं है, पर इस कैपेबिलिटी की होनी चाहिए, इस गुणवत्ता की होनी चाहिए जो कि इंडियन आर्मी को चाहिए। भारत ने इससे पहले भी हेलीकाइट्स खरीदी हैं, 2 हेलीकाइट्स खरीदी थी इजराइल से और कुछ 6-7 और इजराइल से हमें खरीदना था, पर उसका पता नहीं है कि उसको खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। तिब्बत में 2007-8 में ही चीन इस प्रकार के हेलीकाइट्स डिप्लॉय कर चुका है। वही बात करते हैं एचएएल के एम्प्लॉय को, जिसको आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया और एचएएल के नासिक प्लांट से इसको गिरफ्तार किया गया, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि आईएसआई को इसने जो एयरक्राफ्ट हैं, भारत के एयरक्राफ्ट, आप जानते हैं कि कई ऐसे एयरक्राफ्ट एचएएल में ही असेंबल किए जाते हैं, उन पर काम किया जाता है, उनकी रिपेयरिंग ओवरहॉल भी किया जाता है। तो ऐसे एयरक्राफ्टों की जो जानकारी है वो ये आईएसआई को दे रहा था। इसके अलावा एचएएल के अंदर जो एयरबेस हैं या ऐसे स्थान जहां पर किसी को घुसने की आज्ञा नहीं होती है, ऐसे स्थानों की जानकारी भी आईएसआई को दे रहा था और काफी दिनों से दे रहा था। तो एक टिप के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस प्रकार के लोग भी हमारे देश में हैं और एचएएल के अंदर भी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।